भूस्खलन के खतरे के बीच शुरू हुई ड्रिलिंग। पीएम मोदी ने समस्या को लेकर सीएम धामी से की फोन पर बात। उत्तरकाशी टनल में 50 घंटे बाद ड्रिलिंग शुरू। सुरंग में रुकावट का पता लगाएगा रोबोट। 8 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। उत्तरकाशी टनल में 5 जगह से रेस्क्यू होगा। टनल की दोनों साइड वर्टिकल और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग होगी। 7 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। उत्तराखंड भाजपा की तैयारी तय किए अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यक्रम। पर्यटकों को पहाड़ और जंगल की सैर कराएंगे नेचर टूरिस्ट गाइड। 9 जिलों में युवाओं को दी गई ट्रेनिंग। रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में डकैती के अगले दिन ही बिहार पहुंच गए थे बदमाश। मददगारों ने पूछताछ में किया कई खुलासे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों को लेकर चिंतित हैं प्रधानमंत्री और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे की जानकारी ली है। पीएम ने राहत और बचाव कार्यों के बारे में ली जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे और आवश्यक बचाव उपकरण संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे। श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सुरंग में फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता में कहा कि राज्य केंद्रीय एजेंसियां राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। सीएम की ओर से अहम बातें कही गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक लंबा वक्त बीत चुका है और अब तक यहाँ पर इनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे की पूरी जानकारी भी ली है। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे की पूरी जानकारी भी ली है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, खुद प्रधानमंत्री इस सब को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। 8 दिनों का लंबा वक्त बीत चुका है और जिंदगी और खुले आसमान की आस लगाए 41 श्रमिक इस सुरंग में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू में क्यों देरी हो रही है, जबकि सभी एजेंसियां अपनी पूरी जी जान के साथ में यहाँ पर लगी हुई हैं? अब नया प्लान तैयार किया है, क्या लग रहा है कितना और वक्त लगेगा? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, पूरी ताकत लगी हुई है केंद्र से लेकर के राज्य सरकार और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस जो जिंदगी की जो जंग है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, और क्या ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसी जानकारी है कि जो ऑगर मशीन है वो करीब करीब पहुंचने वाली है। 40 मीटर की करीबन की दूरी शेष रह गई है गरिमा। तो पूरी जो हमारी उम्मीदें हैं वो ऑगर मशीन पे टिकी हुई हैं, और इसी में यही एकमात्र एक हमारे पास महत्वपूर्ण रास्ता है जिससे कि हम कम से कम समय में इन तमाम जो श्रमिक हैं उनको हम जल्द से जल्द बचा सकते हैं।
अब इसमें सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें यही की जा रही है कि जो श्रमिक फंसे हुए हैं 41 के करीबन, उन सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाले जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता करी है, मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करी है कि आखिर सिलक्याला टनल हादसे को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। मुख्यमंत्री लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से, और मुख्यमंत्री ने यही जानकारी दी है कि जो सभी जो श्रमिक है गरिमा, वो सभी सुरक्षित है। और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको सफलता तक पहुंचाया जाए, और जो तमाम जो श्रमिक है उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव जो सहयोग है उसको देने का भी बात कही है। साथ ही कहा है कि इस कार्यों में और तेज गति लाया जाए और जल्द से जल्द जो श्रमिक है उनको बाहर निकाला जाए। और इन सब के बीच में अब ईश्वर से भी प्रार्थना की जा रही है गरिमा। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं वो जो तमाम श्रमिक हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके उचित उनके बेहतरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के 24 से लेकर के 48 घंटे ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर ये कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और देखिए, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं इनके परिजन बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और कई सारे प्लान्स रेस्क्यू के रहे वो फेल भी हो चुके हैं। चाहे प्लान ए हो, प्लान बी, प्लान सी, इन सब पर टीम्स काम कर रही थी, लेकिन लगातार ये प्लान्स फेल होते गए। अब बताया जा रहा है कि कई जगहों से रेस्क्यू करने की एक साथ कोशिश की जाएगी, ताकि अगर एक प्लान फेल होता है तो दूसरी जगह से हम आगे बढ़ सके। यानी अब उम्मीद जो है वो और तेजी के साथ में बढ़ रही है कि अब जल्द ही इनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। देखिए गरिमा, इस घटना को बीते हुए कई दिन हो चले हैं, और ऐसे में निश्चित ही है कि परिजनों का सब्र का बांध जो है वो टूटना स्वाभाविक है। और आप उनकी परिस्थितियां समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रमिक हैं जो टनल में फंसे हुए हैं उनके परिजन किस तरीके से रह रहे होंगे, और खुद जो श्रमिक है जो इस टनल में फंसे हुए हैं उनकी क्या मनोदशा है। तो देखिए, उसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं इन सारे विकल्पों पर ध्यान दे रही है कि किस तरीके से जल्द इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि कई मजदूरों की यहाँ पर तबीयत भी खराब हुई है। हालांकि उन्हें दवाइयां पहुंचाई जा रही है, एक पाइप के माध्यम से खाने की सप्लाई भी की जा रही है, जो कि एक राहत देने वाली बात है। लेकिन करीबन 4 से 5 विकल्पों पर इस समय सरकार काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में हमारी जो पूरी उम्मीदें हैं वो ऑगर मशीन पे है, क्योंकि उसकी जो दूरी है वो काफी कम रह गई है, क्योंकि इतने समय से जो है वो उस ऑगर मशीन की सहायता से हम मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इसमें ज्यादा दूरी नहीं है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल तक हम इस ऑपरेशन को पूरा करके जो श्रमिक है उनको हम सुरक्षित बाहर निकालेंगे। और अगर ऐसा होता है गरिमा, तो निश्चित ये बहुत बड़ी बात होगी, और जो तमाम जो श्रमिक है उनको उनकी न सिर्फ जान बचेगी, बल्कि उनके जो परिजन है जो इतने दिनों से अपनी दिवाली और छठ पूजा और तमाम त्योहार को छोड़कर के इस समय परेशान है, उनको भी काफी हद तक राहत मिलेगी। बिल्कुल, साफ तौर पर काफी हद तक राहत मिल सकती है। और देखिए, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू पूरा हो, क्योंकि एक तरफ पूरे प्रदेश और देश की नजर बनी हुई है कि आखिर ये कब पूरा होगा। लेकिन अंकित, लगातार इस पूरे हादसे को लेकर खुद मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, वो जा भी चुके हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा, नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। हालांकि उनसे परिजनों ने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनको रोका गया बैरिकेडिंग के चलते। और खुद प्रधानमंत्री बराबर अपडेट ले रहे हैं, तो ऐसे में एक उम्मीद है जो ज्यादा बढ़ जाती है, और खतरा या फिर डर भी जो कहें वो कम हो जाता है, क्योंकि लगातार अगर ये लोग अपडेट्स ले रहे हैं पूरी तरीके से, टीमों को सारे समर्थन की बात अगर प्रधानमंत्री की ओर से आ रही है, तो यानी उम्मीद है कि ये सुरक्षित निकल सकेंगे। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, प्रधानमंत्री ने अब तक 3 बार जो है मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर ली है, और इसके बाद अगर आप मुख्यमंत्री को देखेंगे तो वो लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। जो हर संभव मदद है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, चाहे वो राज्य की तरफ से हो, वो सभी मदद जो है वो श्रमिकों तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो श्रमिक है उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इसको लेकर के तमाम जो एजेंसियां हैं वो सभी लगी हुई हैं। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इस मामले को लेकर के कितना गंभीर है, और होना भी चाहिए। 41 के करीबन हमारी जो जिंदगियां फंसी हुई है उन सभी को बचाने की सरकार की भी कोशिश है। ऐसे में आप ये प्रधानमंत्री जिस तरीके
तरीके से पल पल की अपडेट ले रहे हैं, आप उनकी गंभीरता को देख सकते हैं। इसके अलावा पीएमओ कार्यालय की तरफ से भी तमाम जो अधिकारीगण हैं वो कई दिनों से यहाँ पर सिलके में इस समय मौजूद हैं, और जो जानकारियां हैं वो तमाम अधिकारी जो हैं वो ले रहे हैं, और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। और खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से फोन पर व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, और जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये सरकार की फिलहाल अपनी प्राथमिकता बताई जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जो प्राथमिकता है सरकार की वो नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बस इंतजार उस वक्त का है जब ये लोग यहां से बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि उम्मीद जो है वो एक लंबे वक्त से लोगों ने लगाकर रखी है इनके सुरक्षित बाहर आने की। अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जरूरी चीजों की यहाँ पर मदद भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे थे जहां श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये इंतजार कब खत्म होगा, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और सुरंग में फंसे मजदूरों के ठीक होने की बात भी हालांकि सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बस ये इंतजार कब खत्म होगा और कब बाहर निकल सकेंगी ये 41 जिंदगियां। उपलब्ध करा रहे हैं हम लगातार अंदर फंसे लोगों को। ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में दिनदहाड़े 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ से बाहर हैं। देहरादून पुलिस की बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जांच में जुटी हैं, तो वहीं एसएसपी बिहार में तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं। और एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात सुबोध गिरोह से जुड़े 2 मुख्य आरोपियों की पहचान करके दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दिन एक सनसनीखेज वारदात शहर के बीच में हुई, जिसमें एक ज्वेलरी शॉप से रिलायंस का स्टोर है, उससे गहनों की लूटपाट हुई थी, जिसमें 4 से 5 लोग शामिल थे। तत्काल जब इसकी सूचना प्राप्त, चूंकि नहीं हो पाई थी और सूचना करीब आधे घंटे 40 मिनट बाद विलंब से जब प्राप्त हुई थी, इसकी सूचना के आधार पर फिर जो बॉर्डर के हमारे एरिया में उस पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। उसमें हमें 2 गाड़ी और 1 कार जो है बाद में बदमाशों की बरामद हो गई थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल भी टीमें गई। सभी स्रोतों से जानकारी और जितने हमारे सर्विलांस टीम और सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर टीम ने बंगाल से बिहार से भी 2 लोग को पकड़ा है, जो अभियुक्तों को लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते हैं, चाहे किसी भी रूप में उनकी मदद करना, पीछे से पैसे के रूप में या अन्य वाहनों को या अन्य चीजों को उपलब्ध कराना। उस दिन कोई पुलिस कर्मचारी या कोई वहां पर तैनात नहीं था रोड पे हर रोड पर कैसे? हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए। अंकित, तक कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं, चाहे बिहार, महाराष्ट्र या यूपी की बात हो, सभी जगहों पर जांच टीमें दबिश भी दे रही हैं, लेकिन अब तक हाथ खाली हैं। बिल्कुल गरिमा, आपने सही सवाल उठाया। देखिए 9 तारीख की ये घटना है, जिस समय की राज्य स्थापना दिवस से पूरा प्रदेश से मना रहा था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। अब जिस जगह पे ये घटना हुई है वो घटना करीब करीब 500 मीटर की भी दूरी नहीं थी। ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जाना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई है वहां से पुलिस मुख्यालय और सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, तमाम जो जिम्मेदार विभाग हैं वो सभी इसी घटना के नजदीक है। और उसके बाद भी अगर इस आरोपियों के इस तरीके का दुस्साहस होना कि हथियारबंद बदमाश सीधा घुसते हैं और करीब करीब 14 करोड़ से ज्यादा की इस लूटपाट को अंजाम देते हैं, और उसके बाद इतना समय होने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, तो निश्चित ही दून पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दून पुलिस की ओर से जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया गया
और इसमें जो आरोपी थे उन्होंने अपनी जो वाहन का प्रयोग किया था वो वाहन भी पुलिस को बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा दो जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में पुलिस ने लिया है। संभवतः इनसे कुछ पूछताछ में कुछ निकल करके सामने आए, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। अभी दून पुलिस की तरफ से 2-2 लाख रुपए का भी जो इनाम है वो घोषित किया गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो, लेकिन अब तक इस मामले का खुलासा न होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अभी देखना होगा कि गरिमा जो इनाम घोषित किया गया है और जो जिस तरीके से पुलिस की दबिश लगातार चल रही है, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा महाराष्ट्र हो और तमाम अन्य अन्य जो राज्य हैं वहां पर दून पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो दबिश दे रही है। तो इसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बिल्कुल, साफ तौर पर क्या कुछ निकल के सामने आता है इसका इंतजार होगा। लेकिन देखिए अंकित, कहीं ना कहीं जिस तरीके से डकैती कांड हुआ उसके बाद से विपक्षियों ने भी सरकार को घेरा था, जिस तरीके से काफी नजदीक यहाँ पर पुलिस का ठिकाना था, उसके बावजूद इस तरीके की बड़ी वारदात हो गई और अब तक हाथ खाली होना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक समस्या के तौर पर है और सरकार को विपक्ष की बातें भी सुननी पड़ रही हैं इन सबके चलते। बिल्कुल गरिमा, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहा था और जैसी ये घटना सामने आई जो कि राजधानी देहरादून में हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है दून पुलिस के लिए भी कि इस घटना को जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जा सके और भविष्य में ये सब चीजें ना हो, इसके लिए भी पर्याप्त इंतजाम रखने की जरूरत कहीं ना कहीं दून पुलिस को है। अब इसमें विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, सरकार से मांग की जा रही है कि जो बदहाल कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और साथ ही जो रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में जो डकैती हुई है इसका भी खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। इसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि वो पूरी तत्परता के साथ इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए जुटी हुई है। चूंकि जो दोषी हैं वो पहले भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं, इसलिए पुलिस को थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन दून पुलिस भी और सरकार की तरफ से भी एक आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जो जो दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी और बहुत जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है और दून पुलिस की तरफ से भी ये बातें कही जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही खुलासा हो जाएगा और इन डकैतों को गिरफ्त में ले लेगी पुलिस। लेकिन इंतजार है कि आखिर कब वो ये कर पाने में सफलता हासिल करती है। शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई और ज्वेलरी शोरूम में डकैती कांड से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ से बाहर हैं। देहरादून पुलिस को बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत कई जगहों पर राज्यों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जुटी हुई हैं और एसएसपी बिहार में तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग से पदयात्रा शुरू करेंगे। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत सीता माता सर्किट की पदयात्रा वो करेंगे और 3 दिन तक चलने वाली उनकी पदयात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी की फलसवाड़ी तक जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वो 22 नवंबर को देवप्रयाग संगम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में पूजा करने के बाद पदयात्रा शुरू करेंगे। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से वो बाजार, वदाकोठी, नाग मंदिर होते हुए राइंका माता चौरी जाएंगे। वहां से वो मुछियाली पौड़ी पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन गुरुवार को त्रिवेंद्र मुछियाली स्थित सीता माता मंदिर जाएंगे। यहां से धराकोट, जामला खाल, घुड़दौड़ी, डांडापानी, कठूड़ और लक्ष्मण मंदिर देवल पहुंचेंगे। वहीं 24 नवंबर को लक्ष्मण मंदिर देवल में पूजा करने के बाद कोरसाड़ा होते हुए सीता माता परिपथ सर्किट यात्रा के स्वागत समारोह में भी शामिल होंगे। मित्रों, जय श्री राम। आगामी 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ यात्रा का शुभारंभ होगा।
और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाहा बाजार, विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामला खाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर देवल में होगा। 24 की प्रातः यात्रा लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्री वाल्मीकि आश्रम मंदिर और उसके पश्चात मनस्वार मेला फलस्वाड़ी में, जहाँ सीता माता का एक छोटा सा मंदिर भी है, वहाँ पर सीता माता का जो समाधि स्थल है वहाँ पर इसका समापन होगा। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इसमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय की बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के चलते शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर के निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने, वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है। तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चल रहा था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।